Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th January 2022 and today's important nursing MCQs are: first question, to evaluate effectiveness of low sodium diet in a patient with hypertension, the nurse should check किसी हाइपरटेंशन के रोगी में लो सोडियम डाइट दी जा रही है, ये डाइट प्रभावी है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ नर्स आप कौन सा मेजर अपनाएंगे? ऑप्शन ए, आप सीरम सोडियम लेवल चेक करेंगे। ऑप्शन बी, आप पेशेंट की बॉडी वेट में आ रहे चेंजेस को मापेंगे, या फिर आप पेशेंट के एंकल्स की अपीयरेंस को असेस करेंगे, या फिर आप पेशेंट का ब्रीथ साउंड चेक करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर आंसर देना है कि नर्स के द्वारा लो सोडियम डाइट इफ़ेक्टिव है या नहीं, इस चीज़ को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा। गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर नर्स शब्द पर जोर दिया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लो सोडियम डाइट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम चेंज इन बॉडी वेट को मेजर करेंगे एज अ नर्स। यहाँ पर अगर आपने आंसर ए दिया है तो ये गलत है। इसका रीज़न ये है कि जब भी आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट करवाना होता है तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। सो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नर्स जो है सोडियम लेवल का असेसमेंट नहीं कर सकती। इस वजह से इस ऑप्शन को हम गलत मानेंगे। और हम ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो सोडियम पाया जाता है वो वाटर का बहुत ही अच्छा दोस्त है। जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा उसके साथ वाटर भी जाएगा। अगर आप पेशेंट को सोडियम डाइट में नहीं देते हैं तो पेशेंट के शरीर में H2O की मात्रा भी कम होने लगेगी, यानी पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो कम होने लगेगा और इस वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन भी डिक्रीज होने लगेगा, यानी बढ़ा हुआ बीपी भी नॉर्मल होने लगेगा, कम होने लगेगा। सो इस तरह से याद रखिएगा, आप एज अ नर्स आप लो सोडियम डाइट की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए पेशेंट का रेगुलर बॉडी वेट असेस करेंगे। आइए इस चीज़ को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। लो सॉल्ट डाइट मीन्स अ डाइट इन विच नो साल्ट इज अलाउड ऑन द पेशेंट ट्रे एंड नो साल्टी फूड आर सर्व्ड। जब भी किसी पेशेंट को हम लो साल्ट डाइट या लो सोडियम डाइट पर रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उस पेशेंट को खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं दे रहे होते हैं। The diet is used in treating hypertension and congestive heart failure by decreasing extracellular fluid into the body, decreasing body weight. गौर कीजिएगा, लो साल्ट डाइट का मुख्य उद्देश्य होता है पेशेंट में हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं कर पाता और धीरे धीरे पेशेंट में हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, उसका वेट बढ़ने लगता है। अगर आप इस पेशेंट को लो सोडियम डाइट देते हैं तो इसके द्वारा आप सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करके इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं। Sodium is the most abundant cation present into extracellular fluid. So sodium is the main contributor of osmotic pressure and hydration status of body. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी भी सेल के बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन जो है वो सोडियम होता है और ये सोडियम ही है जो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर या बॉडी के हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करवाता है।
प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि सेल के बाहर पाए जाने वाले कैशंस में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो आप याद रखें ये होता है सोडियम। सीरम सोडियम लेवल विल बी चेक्ड बाय ओनली बाय द फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा हम सोडियम का लेवल असेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इन चिल्ड्रन। आपने ये पढ़ा होगा कि छोटे बच्चों में डायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं, तो इस डेथ का एग्जैक्टली कारण क्या है? वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन या फिर लेथार्जी। किसी बच्चे को डायरिया हुआ और डायरिया में डेथ होना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हम सभी जानते हैं बच्चों में रोटा वायरस नाम के वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होने पर डायरिया सबसे ज़्यादा देखा जाता है, या यूं कहें कि बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है रोटा वायरस। और इस रोटा वायरस से प्रिवेंशन के लिए हम बच्चों को रोटा वैक्सीन देते हैं, और ये ओरली दी जाती है और इसकी डोज होती है 5 ड्रॉप्स। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, डायरिया होने पर डेथ का मुख्य कारण क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज डिहाइड्रेशन। डायरिया की वजह से बच्चे के शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस डेवलप होती हैं और बच्चे की डेथ हो जाती है। डिहाइड्रेशन इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया। क्वेश्चन नंबर 3, one of your colleagues states that your assigned client looks like a drug addict. Which of the following best describe your colleague? आपको एक ऐसा पेशेंट मिला जिसे देखकर आपके कलीग ने, साथी नर्स ने ये कहा कि आपको ये जो पेशेंट मिला है ये ऐसा लग रहा है कि ड्रग एडिक्टेड है। इस नर्स के द्वारा कहे गए इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर इसके बिहेवियर को आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे? क्या ये इंट्रोवर्ट है, क्या ये जजमेंटल एटीट्यूड है, एक्सट्रोवर्ट है या फिर प्रीजुडिस है? किसी को भी बिना किसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के आइडेंटिफाई किया गया है, ये क्या कहलाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हम हमारे साथी के इस एटीट्यूड को जजमेंटल एटीट्यूड कहेंगे। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ जजमेंटल एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 4, a nurse in surgical intensive care unit is caring for a client with large surgical incision. What medication does the nurse anticipate will be prescribed for this client? आप सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी सर्जिकल आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं और आपको एक ऐसा पेशेंट मिला है जिसमें लार्ज सर्जिकल इंसर्शन है, यानी उसे कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है और उसकी बॉडी में बहुत ही बड़ा इंसिजन लगाया गया था। इस पेशेंट के लिए आप किस मेडिसिन का एंटिसिपेशन करेंगे? याद रखिएगा ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। एक नर्स के द्वारा डॉक्टर इस पेशेंट को क्या मेडिसिन देगा इसका अनुमान लगाना एंटीसिपेशन कहलाता है। तो आप बताइए कि ऐसा पेशेंट जिसके शरीर में बहुत ही बड़ा घाव है, इंसिजन लगा हुआ है, तो इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी साइनोकोबालामीन, ऑप्शन सी फाइटोनेडियोन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। इन चारों में से कौन सा ड्रग इस पेशेंट को दिया जाएगा
ऐसा नर्स अनुमान लगाती है, एंटिसिपेट करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर इस पेशेंट को एस्कॉर्बिक एसिड दिया जाएगा, जिसे आप विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, विटामिन सी जो है घाव को भरने में हेल्प करता है। विटामिन सी, सी फॉर सिलना, इस तरह से याद रख सकते हैं। विटामिन सी, सी फॉर सिलना, ये स्किन को सिलने में हेल्पफुल करता है, घाव को भरने में हेल्प करता है। आइए अब कुछ विटामिन्स के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। विटामिन सी, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये वुंड हीलिंग करने में, घाव को भरने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इट इज़ अ मेंटेनेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। विटामिन सी के द्वारा जो कोलेजन्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसकी वजह से घाव जल्दी भर जाता है। सो इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हीलिंग प्रोसेस। विटामिन ए भी घाव भरने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में यदि आपको विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही मिलें, तो आप विटामिन सी को प्रायोरिटी देकर सेलेक्ट करेंगे। विटामिन सी इज़ द प्रायोरिटी बिकॉज इट cements the ground substance of supportive tissue. So option C is correct here. अब हम बात करते हैं साइनोकोबालामीन की। साइनोकोबालामीन, जिसे आप विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, और ये हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करवाता है। फाइटोनेडियोन इज विटामिन के रोल इन ब्लड कोगुलेशन। विटामिन के को हम फाइटोनेडियोन के नाम से जानते हैं, और ये ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सेसिव फैटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन इज। अगर किसी पेशेंट ने थोड़ी बहुत भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी की और ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, न्यूरोएस्थीनिया या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। थोड़ा बहुत भी काम करने पर बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना क्या कहलाता है, चाहे वो फिजिकल फैटीग हो या फिर मेंटल फैटीग हो? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इट इज कॉल्ड एज न्यूरोएस्थीनिया। इसे हम न्यूरोएस्थीनिया के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ एक्सेसिव फैटीग कंडीशन आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द pyramidal shaped tissue where pelvic floor and perineal muscles and fascia meet in between vagina and anal canal is called। समझिएगा क्वेश्चन को। आपको बताना है कि वेजाइना और एनस के बीच, एनाल कैनाल के बीच का पिरामिडल शेप्ड टिश्यू, जैसे कि ये हिस्सा मान लीजिएगा, पिरामिडल शेप टिश्यू क्या कहलाएगा? जहां पर पेल्विक फ्लोर के पेरिनियल मसल्स और फेशिया मिलते हों। एक्सक्यूज मी। ऑप्शन ए ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, ऑप्शन बी पेरिनियल बॉडी, ऑप्शन सी एनाटॉमिकल पेरिनियम, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। The right answer is option A. It is called
ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम। वेजाइना और एनस के बीच का वह भाग जहां पर पेरिनियल मसल्स और फेशिया मिलते हैं ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, a 6 years old child is admitted to hospital with pneumonia. An immediate priority in this child nursing care would be। एक 6 साल का बच्चा जिसे निमोनिया है हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इस बच्चे के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या होगी? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी एक्सरसाइज, ऑप्शन सी रेस्ट, ऑप्शन डी एलिमिनेशन। The right answer is option C। याद रखिएगा, अगर किसी भी बच्चे को या पर्सन को निमोनिया होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं रहते। इसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हम जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हमारे बॉडी में बॉडी फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम इस पेशेंट को जो कि निमोनिया से सफरिंग है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करें। अगर पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो उसकी बॉडी में दूसरी सभी मेटाबॉलिज्म को पूरी करने के लिए एनर्जी रहेगी और उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस पेशेंट ने किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी की तो ऑक्सीजन की कमी होगी और उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो हम इस सिचुएशन में निमोनिया के पेशेंट को हमेशा रेस्ट देना प्रायोरिटी मान के चलते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, निमोनिया डिजीज़ को हम वेट लंग्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में टॉक्सिन सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फेफड़े जो हैं पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, इसलिए इनमें गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पाता। सो निमोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट लंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ब्रेस्ट में फंक्शनल यूनिट किसे माना जाता है। ऑप्शन ए एम्प्यूला, एपिथेलियल सेल्स, एक्नी सेल्स, लैक्टिफेरस डक्ट। इनमें से किसे ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट के नाम से जाना जाता है? बेसिक बट इंपॉर्टेंट, the right answer is option C, it is acne cells। acne cells को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। आइए इसे और क्लियर करें। अ ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 12 to 20 lobes and each lobe has 10 to 100 lobules। एक ब्रेस्ट में 12 से लेकर 20 तक लोब पाए जाते हैं और हर लोब में 10 से 100 लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स कंटेन एल्व्यूलाई एंड एल्व्यूलाई आर लाइंड बाय एक्नी सेल्स विच सिक्रीट मिल्क, सो नोन एज फंक्शनल यूनिट। अब गौर कीजिएगा, इन लोब्यूल्स के अंदर एल्व्यूलाई पाए जाते हैं और इन एल्व्यूलाई की सतह पर एक्नी सेल्स पाई जाती हैं जो कि मिल्क का सिक्रीशन करती हैं, मिल्क का निर्माण करती हैं। एक बार फिर से हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ब्रेस्ट के अंदर 12 से 20 लोब्स पाए जाते हैं और हर लोब के अंदर 10 से लेकर 100 तक लोब्यूल्स हो सकते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर एल्व्यूलाई होते हैं। जिस प्रकार से हमारे लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई होते हैं उसी प्रकार की बॉल जैसी स्ट्रक्चर एल्व्यूलाइज ब्रेस्ट में भी पाई जाती हैं। इन एल्व्यूलाइज के अंदर
एक्नी सेल्स पाई जाती हैं और इन एक्नी सेल्स के द्वारा ही ब्रेस्ट मिल्क का निर्माण किया जाता है। सो इसी वजह से इन एक्नी सेल्स को हम फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, ब्रेस्ट मिल्क के सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन इसेंशियल होता है। प्रोलैक्टिन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि इस पेशेंट का कोर बॉडी टेम्परेचर बताएं, तो उस समय आप किस जगह का टेम्परेचर लेकर रिपोर्ट करेंगे? रेक्टम का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, राइट एट्रियम का, या फिर इनमें से किसी भी जगह का आप टेम्परेचर रिपोर्ट कर सकते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर कहां से लिया जाता है, सिंपली आपको यह बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोर बॉडी टेम्परेचर। इसे याद रखने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं। हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसके कोर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लावा भरा हुआ है, या और भी कई बातें सुने होंगी। तो ये जो कोर वर्ड आता है, इसका मतलब होता है सेंटर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जब भी आपको बॉडी का कोर टेम्परेचर लेने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे उस टेम्परेचर को लेंगे जिससे कि आप बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को ले सके। होपफुली आप अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये चीज याद रहेगी। ऑल द अबव मेंशन्ड साइट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर बॉडी टेम्परेचर। ऊपर बताए सभी मेथड्स के द्वारा हम कोर बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज सप्लाइड बाय द सेम ब्लड वेसल विच इज सप्लाइंग टू हाइपोथैलेमस, सो इट विल गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोर बॉडी टेम्परेचर। हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारे कान में पाई जाती है वहां से कोर बॉडी टेम्परेचर क्यों ले पाते हैं? क्योंकि इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वही ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है जो कि हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है। इसे आप थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, application of cool clothes to axilla decreases the body temperature through। आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान ऐसा कई बार किया होगा, जब पेशेंट का फीवर बढ़ने लगता है तो हम उस पेशेंट में स्पंजिंग करते समय उसकी एक्जिला एरिया में या आर्मपिट वाले एरिया में गीला कपड़ा लगा देते हैं, कूल क्लॉथ अप्लाई करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहने लगता है। तो यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर इस कूल क्लॉथ से कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस में जो हीट लॉस है वो क्या कहलाएगा? इट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन या फिर रेडिएशन। The right answer is option A, it is called conduction. It is called conduction. आइए इनके बारे में जान लें। The transfer of electrons, ions, heat or sound waves through a conductor or conducting medium called conduction. Cold and hot application transfer the heat by conduction method. देखिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल सिंपली अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझिए। जब किसी जगह पर दो अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो इनके आपस में टच होने से गर्म का
ठंडे की तरफ मूव होना या ठंडे का गर्म की तरफ मूव होना, और ये मूवमेंट तब तक होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ये प्रोसेस जो है कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन हीट लॉस का वह मेथड है जिसमें दो चीजें आपस में एक दूसरे के पास रखी जाती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं। सो रिमेंबर दिस, कंडक्शन में दो चीजें एक दूसरे को टच करेंगी तब हीट का एक्सचेंज होगा। और यहाँ पर हम पेशेंट के आर्मपिट एरिया में गीला कपड़ा रखते हैं जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बॉडी हीट बाय मीन ऑफ ट्रांसफर सराउंडिंग कूलर एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद हम न्यूबॉर्न बेबी को तुरंत टॉवल से कवर कर देते हैं, वहां पर किस तरह का हीट लॉस होने की संभावना है। तो याद रखिएगा वहां पर कन्वेक्शन मेथड के द्वारा ही बच्चे की बॉडी से हीट लॉस हो सकता है। कन्वेक्शन का मतलब है बच्चे के आसपास मौजूद जो हवा है वो बच्चे की बॉडी से होकर टच होकर गुजरेगी तो उसकी शरीर में टेम्परेचर कम होगा और उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है। इस वजह से हम तुरंत उसे कपड़े से कवर कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, ताकि जो एयर है बच्चे को टच करके मूव ना कर पाए और बच्चे में हीट लॉस ना हो। तो याद रखिएगा एयर के द्वारा यदि हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब भी हम किसी वाटर या लिक्विड सब्सटेंस को हीट देकर गर्मी देकर उसे भाप बना देते हैं, वेपर बना देते हैं, तो ये मेथड इवापोरेशन कहलाता है। इवापोरेशन इज अ मेथड इन विच वी convert the energy from liquid to vapor. This is called evaporation. Next is the process by which energy is transported through the space or matter is called radiation. Radiation एक ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी जो है उस सब्सटेंस के द्वारा लगातार बाहर भेजी जा रही होती है। इसमें किसी भी प्रकार का एयर का, एनर्जी का या फिर टच का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक सी चीजें हैं लेकिन प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा केराटिन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा केराटिन नाम का प्रोटीन कहां पर पाया जाता है? ऑप्शन ए वुड में, ऑप्शन बी ब्लड में, ऑप्शन सी एग्स में, ऑप्शन डी स्किन में। अल्फा केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन विच सब्सटेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा अल्फा केराटिन जो है स्किन में पाया जाता है। Alpha keratin is a family of hard protein polymers that are found only in the epithelial cells of skin, hair, nail to provide structural strength to these organs. याद रखिएगा अल्फा केराटिन जो है एक हार्ड प्रोटीन पॉलीमर होता है। ये एक कठोर प्रोटीन की संरचना है जो कि स्किन, हेयर और नेल्स की एपिथेलियल में पाई जाती है और इसका काम है इन ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूत बनाना, एक निश्चित आकार प्रदान करना। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोसील इज अ स्वेलिंग ऑफ। हाइड्रोसील में किस ऑर्गन में स्वेलिंग देखी जाती है? ऑप्शन ए लिम्फ नोड्स में, ऑप्शन बी लीवर में, स्क्रोटम में, स्प्लीन में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी scrotum. Scrotum is a sac
like structure which contain testes. स्क्रोटम वह थैलीनुमा संरचना है जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। अगर किसी वजह से यहाँ पर एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए और इसमें स्वेलिंग आ जाए तो ये कंडीशन हाइड्रोसील के नाम से जानी जाती है। इसे आप सिंपली स्क्रोटम में पानी भरना भी कह सकते हैं। Hydrocele is a swelling of scrotum due to accumulation of serous fluid in sac-like cavity, especially into the tunica vaginalis of testes. याद रखिएगा, स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोसील की कंडीशन में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है वो कहाँ होता है स्पेसिफिकली, तो आप बताएंगे ट्यूनिका वेजिनालिस ऑफ टेस्टिस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसील कंडीशन बनती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्रिवेंट precipitating a painful attack in a client with tic douloureux? अगर किसी क्लाइंट में टिक ड्यूलोरेक्स नाम का डिजीज है और पेशेंट को पेनफुल अटैक आने से प्रिवेंट करना है तो आप कौन सा एक्शन इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन 1, अवॉइड वॉकिंग स्विफ्टली बाय द क्लाइंट। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप तेजी से मूवमेंट ना करें। ऑप्शन 2, कीप द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन। हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3, डिसकंटिन्यू ओरल हाइजीन टेम्पररली। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप कुछ समय के लिए ओरल हाइजीन ना मेंटेन करें। ऑप्शन 4, मसाज द बोथ साइड्स ऑफ द फेस फ्रीक्वेंटली। पेशेंट के दोनों साइड, चेहरे के दोनों तरफ हमें लगातार मसाज करते रहना चाहिए। टिक douloureux। The right answer is option 1। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप तेजी से मूवमेंट ना करें, अदरवाइज आपको पेनफुल अटैक आ सकता है। आप लोग इस टिक डॉलरेंस का नाम सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे। इसे आप ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के नाम से भी जानते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसका आंसर भी इजीली दे सकते होंगे। टिक डॉलरेंस और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया इज अ क्रॉनिक पेन कंडीशन अफेक्टिंग द ट्राइजेमिनल नर्व इन द फेस। हमारे फेस में पाई जाने वाली ट्राइजेमिनल नर्व इस ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया कंडीशन में प्रभावित होती है और इस डिजीज से सफरिंग पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। द नर्स शुड अवॉइड वॉकिंग स्विफ्टली पास्ट द क्लाइंट बिकॉज ड्राफ्ट्स और इवन स्लाइट एयर करंट्स कैन इनिशिएट द पेन। हम इस पेशेंट से ये कहेंगे कि आप तेज़ी से मूव ना करें, ताकि कहीं अगर आप एयर करंट्स के टच में आए और हो सकता है इन एयर करंट्स की वजह से भी आपको पेन इनिशिएट हो सकता है, पेन एपिसोड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व्ड इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन। स्पर्म के उस हिस्से का नाम आपको बताना है जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम की आउटर स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करता है। ऑप्शन ए, टेल, एक्रोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम। स्पर्म का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है? The right answer is option B. It is called acrosome. It is called acrosome. Acrosome is a specialized lysosome present on the head of sperm cell. स्पर्म सेल के हेड पार्ट में इस जगह पर स्पेशल लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इसे ही हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं।
Acrosome contain hyaluronidase and protease enzyme which help the sperm cell to penetrate into ova. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस एक्रोसोम के अंदर ऐसा क्या सब्सटेंस होता है जिससे कि ये एग मेम्ब्रेन को गला देता है, पेनिट्रेट कर देता है, तो आप बताएंगे इसके अंदर हाइलूरोनिडेज और प्रोटीएज नाम के दो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से पेनिट्रेशन हो पाता है. नेक्स्ट, a client who abuses alcohol and cocaine tells the nurse that he only used substance because his stressful marriage and difficult job. Which defense mechanism is this client using? एक अल्कोहल और कोकीन लेने वाला पेशेंट नर्स को ये बताता है कि वो अल्कोहल और कोकीन का इस्तेमाल इस वजह से करता है क्योंकि उसकी जो जॉब है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. इस स्ट्रेस को कोप करने के लिए वो इन सब्सटेंस का इस्तेमाल करता है. ऐसा कहकर क्लाइंट के द्वारा कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है? ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी रैशनलाइजेशन, ऑप्शन डी सब्लिमेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. यहाँ पर क्लाइंट के द्वारा रैशनलाइज किया जा रहा है, वो अपने एग्जैक्ट कॉज को छुपाकर बहाना बना रहा है, कारण बता रहा है. तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म यूज़ की जाएगी. जैसे आपने फॉक्स एंड द ग्रैप्स स्टोरी सुनी होगी जिसमें जो ग्रैप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होते हैं, जो फॉक्स होती है उन्हें खा नहीं पाती तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ. सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर. क्लाइंट उसको अल्कोहल और कोकीन का एडिक्शन है लेकिन वो यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके एक रैशनल देता है कि उसकी जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस है, इस वजह से ये इस चीज़ को यूज़ करता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. Question number 18. A nurse is caring for a client with diagnosis of cancer of prostate with serum level. Should the nurse teach the client to have monitored to follow the course of disease? एक पेशेंट जिसे प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, इस प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को किस चीज़ का लेवल लगातार मेजर करवाते रहना चाहिए? ऑप्शन 1 सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन 2 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. The right answer is option 4 प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है. याद रखिएगा, प्रोस्टेट कैंसर होने पर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की जांच करवाई जाती है. PSA टेस्ट इसे शॉर्ट में कहते हैं. टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक डेथ इज. ब्लैक डेथ क्या है इसे आपको बताना है. इट इज़ अ प्लेग, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा. किस डिजीज को आप ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज प्लेग. प्लेग को हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं.
यार्सीनिया पेस्टिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।